अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अरशद हैप्पीनेस वाला और मैं हूं पेरेंट्स काउंसलर एट रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ड्यूटी होती है कि मैं डिफरेंट पेरेंट्स के साथ मीटिंग करता हूं और फिर उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में उनसे उनकी जो उनके बच्चे हैं उनकी तरबियत के हवाले से बातचीत करता हूं। तो आज मेरे साथ एक बहुत प्यारे गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है साद अशफाक, जिनके माशाल्लाह 2 बेटियां हैं बहुत प्यारी-प्यारी और हमारे स्कूल में पढ़ती हैं। तो सबसे पहले मैं उनको वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल मैं ठीक-ठाक, आप ठीक-ठाक हैं? जी साद साहब, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑफ़ कोर्स मैं तो आपको जानता हूँ, लेकिन जो ऑडियंस इस वक़्त हमें देख रहे हैं, तो उनके लिए आप अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और आप क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम जैसे सर ने बताया मोहम्मद साद अशफ़ाक है, मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ और आई एम अ बिज़नेस पर्सन। मेरे हमारा लाइटिंग का बिज़नेस है यहाँ पे पाकिस्तान में और मेरी 2 बेटी हैं और 1 बेटा है, जो दो वो सबसे छोटा है बेटा और जो मेरी दोनों बेटियाँ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में पढ़ती हैं। इन ज़बरदस्त। तो साद साहब, आप ये बताएँ मुझे कि ऑफ़ कोर्स नॉर्मली सारे जो पेरेंट्स हैं वो नॉर्मल फ़िज़िकल स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। तो क्या आपने भी पहले उनका फ़िज़िकल स्कूल में एडमिशन करवाया था, उसके बाद आप स्विच हुए हैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की तरफ, या शुरू से यहीं पर पढ़ रही हैं? बिल्कुल जी, जो बच्चे हैं मेरे दोनों वो कन्वेंशनल स्कूलिंग में जो थे वो पढ़ रहे थे। जब ये जिस वक़्त इन्होंने स्विच किया है तो वो यहाँ पे लाहौर में डीपीएस काफ़ी फ़ेमस है, वहाँ पे पढ़ते थे। और नो ऑफेंस टू दैट बट वो कन्वेंशनल स्टडी जो है वो हर चीज़ वो वैसे ही एक सिस्टम मुझे पसंद नहीं है और वो मुझे समझ भी नहीं आता। तो इस वजह से मैं तो बहुत देर से क्योंकि सर रेहान को भी फ़ॉलो कर रहा था तो इस वजह से मुझे था कि कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो। इनफैक्ट जब कोरंगी कैंपस कराची वाला खुला था तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि यहाँ पे इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल मसरूफियत की वजह से उसको स्विच नहीं कर सकता था, मतलब इतना नहीं कर सकता था। ऑल्दो मैंने वो फैसलाबाद वाली एक खातून है उनकी दिखी थी वीडियो कि वो अपने सिर्फ बच्चों के लिए वहाँ स्विच कर गई एंड दैट वाज़ अमेजिंग। मतलब वो अपलॉज टू देम या वेरी नाइस, हैट्स ऑफ, लेकिन वो मेरे से नहीं हो पाया। तो मुझे एक बड़ा ज़्यादा था कि भई काश ये इस तरह का कोई सीन हो, मैं भी कुछ कर सकूँ। तो जब ये रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का उन्होंने किया आगाज़ किया तो मैं बहुत खुश हुआ और फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों को उसमें जॉइन करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी, वेरी सैटिस्फाइड नाउ। जी बिल्कुल। और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा और ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जिन खातून की आप बात कर रहे हैं, राहत साहिबा, मिस राहत, तो वो वाक़ई हम सबके लिए मोटिवेशन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, बहुत बोल्ड स्टेप होता है, स्पेशली किसी खातून के लिए, कि अपनी फैमिली को छोड़ के एक ऐसी जगह पे मूव हो जाना, जिस एरिया में वो नहीं रहती हैं, और फिर वहाँ पे रहना स्टार्ट करना, घर लेना किराए पे, और फिर सारी चीज़ें और बच्चों का एडमिशन कराना। और आज माशाल्लाह वो बहुत कामयाब हैं। उनके दोनों बच्चे जो है वो 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और बहुत छोटी एज में, और वो खुद भी काफ़ी अच्छी सेटल हो चुकी हैं। तो ये एक सबके लिए मोटिवेशन है। सबको चाहिए कि अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए बिल्कुल स्टैंड लें और उनके लिए काम करें, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हम क्यों कमाते हैं, हम क्यों सब कुछ करते हैं अपने बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए। लेकिन समहाउ कहीं न कहीं हम उस तरह से कर नहीं पा रहे होते अपनी दूसरी मसरूफियात की वजह से। तो बिल्कुल उनको मैं कहता हूँ हैंड्स ऑफ। और इसके साथ-साथ मैं आगे चलता हूँ। तो मुझे आप ये बताएँ कि आपने क्या डिफ़रेंस महसूस किया फिर उसके बाद, यानी कि जब बच्चे ऑफ़ कोर्स ऑनलाइन अकेडमी में पढ़ रहे हैं और बहुत डिफरेंट है करिकुलम, फिर थोड़ा-सा प्रेशर होता है ख़ानदान वालों का, फैमिलीज़ का, बाकी जो भी आपके बहन-भाई होंगे उनका, कि यार ये क्या कर रहे हो? ये कहाँ डलवा दिया, और ये क्या हो रहा है? जैसे कि ऑफ़ कोर्स मैं भी एक पैरेंट हूँ और मेरे भी बच्चे माशाल्लाह पढ़ते हैं, तो मैं ये सब चीज़ें फ़ेस करता हूँ। तो आप थोड़ा-सा मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने क्या मुश्किलात फ़ेस की और आपको क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये सारी चीज़ें तो नेचुरल हैं, फितरतन है। तो सबसे पहले ये जो फैमिली प्रेशर्स का, एक तो ये कि मेरे घर में जो मेरे भाई हैं, ऑलरेडी छोटे भाई जो हैं वो भी ऑनलाइन ही काम करते हैं, मतलब रिमोट जॉब भी करते हैं वो। और एक डिजिटल मार्केटिंग के थोड़े काफ़ी मतलब अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं और एक जो है वो फ्रीलांसिंग करते हैं गालबन, ये जो मेरे सबसे छोटे भाई हैं। तो ये जो मतलब है कि ऑनलाइन और ये रिमोट जो है ना, ये थोड़ा-सा मेरे घर में फ़ैमिलियर था। और लेकिन अगेन फैमिली जो है वो इसके सिर्फ
घर तक ही नहीं होती, आपको पता है वो फिर शादीशुदा नान के दाद के सारे इधर भी होते हैं, तो और एवरीबॉडी इज कंसर्न्ड, इसलिए वो कहते हैं, वरना अदरवाइज कौन किसी को कहता है जो मर्जी करो, जैसे तो वो आपने फिजिकल तो आपने नहीं, उनका ये नहीं होता फिजिकल स्कूल, वो कहता है हमने स्कूल ही खत्म कर दिया, मतलब बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है, मतलब भाई ये स्कूल है, नहीं नहीं नहीं, ये तो करते हैं ना, ये तो ठीक है वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें करें, शाम में किया करें, लेकिन ये स्कूल ही आपने खत्म कर दिया। तो मैं उसमें मेरा पर्सनल था कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि मैं वो जो सिलेबस था सारा और उसके अंदर जो भी चीजें चल रही थी, वो अगर जो बच्चों को खुद पढ़ाता है या उनको देख रहा होता है, अगर वो देखेगा तो मुझे नहीं समझ आती कि उसको क्यों नहीं समझ आती कि ये गलत है और इसका कोई फायदा नहीं है, और ये इतना आउटडेटेड है कि मतलब मेरी उम्र से भी ज्यादा आउटडेटेड है। और मतलब है कि मैं बच्चों को जब स्पेशली कंप्यूटर वाली जो उनकी बुक थी, मैं उसमें जब कह रहा होता था तो मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं इन बच्चों को कैसे समझाऊं, जो एक बच्चा अभी यूट्यूब पे कार्टून देख के हटा है या देख हटा है, उसको मैं ये कैसे बताऊं कि कंप्यूटर कैन नॉट प्ले अ मूवी बट कंप्यूटर कैन नॉट डू योर होमवर्क बट कंप्यूटर कैन कीप द लाइब्रेरी बुक्स वेल। तो ये अजीबोगरीब बातें थी जो बच्चे के लिए बड़ा अजीब था कि जी कंप्यूटर कैन नॉट डू शॉपिंग, इट कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग, और मतलब अजीब बातें। और बच्चा मुझे कहे बाबा वो हमने वहां पे देखा था, वो वहां पे देखा, मैं को बेटा बस ये ऐसे ही कर लो, मतलब अजीब ना, आप एक जैसे बंदे को लगता था मैं उसको झूठ बोलना सिखा रहा हूँ, जो बड़ा ही अजीब सा फील होता था बंदे को। तो एक वो और भी डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर ना बहुत अजीबो गरीब चीजें, तो मैं उस और स्पेशली जो मेरी छोटी बेटी है जो उसमें चेंज की आपने बात की, वो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जब नूर फातिमा जो ना क्लास 1 से क्लास 2 में प्रमोट हुई थी, तो शी गॉट 98% मार्क्स इन इंग्लिश, और उसके ना नीचे रिजल्ट के नीचे ना एक लाइन लिखी हुई थी, जैसे वो रिमार्क्स लिखे होते हैं कि यू हैव डन फैंटास्टिक, कीप इट अप। तो मैंने उसे कहा नूर फातिमा ये 98% मार्क्स आपके माशाल्लाह से इंग्लिश में आए हैं, वेरी गुड, इससे बेहतर आप क्या ही कर सकती थी। अब 98 आपने स्कोर कर लिया, तो आप मुझे ये लाइन जो है ना, ये जो नीचे लिखी हुई है रिजल्ट कार्ड के, ये मुझे पढ़ के सुनाओ। तो उसने जैसे मर्जी तोड़ फोड़ के ना वो लाइन तो पढ़ दी कि यू हैव डन फैंटास्टिक, जैसे भी उसने पढ़ना था पढ़ लिया, बट मैंने उसे कहा अच्छा इसका मतलब क्या है, तो टोटली ब्लैंक कि क्या मतलब है मुझे नहीं पता। तो मुझे उस वक्त इतना हुआ, मतलब दैट वाज द चेरी ऑन द टॉप, मैंने कहा भाई 98 उस लड़की ने ले लिए, इससे ज्यादा वो क्या कर सकती थी। एक स्टूडेंट एग्जैक्टली। को आपने 98 मार्क्स दे दिए, इसका मतलब है कि आपके ख्याल में वो बेहतरीन जा रहा है। उसको तो आपने चढ़ा दिया पहाड़ पे, और आता उसको ये है कि वो ये अपने मार्क्स नहीं पढ़ सकती, समझ सकती कि क्या लिखा है, मतलब वो ये अरबी वाली बात है, वो दीवार पे कुछ भी लिखा है हम कह रहे हैं आमीन आमीन। तो वो बंदा ना, मैं उस वो दिन मैं बहुत जिद हुआ, मैंने कहा इससे तो बेहतर है, मतलब मैं ये अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल इशू, मतलब बंदा सारी एनर्जी लगाता है, हम लोगों की वजह से आपने बात की सब कुछ इसलिए कर रहे होते हैं कि बच्चों के इर्द गिर्द दुनिया घूम रही होती है, स्पेशली शादी के बाद। तो वो बंदा इतना इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम सुबह उठ रहे हैं सारी, मतलब खुद भी साथ डिसिप्लिन किया हुआ है सब कुछ के बाद, लेकिन रिजल्ट ये है कि कुछ भी नहीं है। तो मैं मुझे ये था कि इससे बेहतर है तो स्कूल ना ही जाया करें, यही पढ़ाना है तो फिर इससे बेहतर है मुझे ही देख लें या ऐसे घर में देख लें, वो हमें बेहतर ही बता देंगे कुछ। तो और ये नहीं कि वो कोई एक स्कूल स्पेसिफिक है जो ये खराब है, वो एक डिजाइन करिकुलम ही डिजाइन खराब है। हालांकि डीपीएस सिस्टम वाज ऐसा है। अमेजिंग, डीपीएस वाज अमेजिंग, उनके फैकल्टी, उनका डिसिप्लिन, उनके मुझे ग्राउंड्स बड़े बड़े स्कूलों के अच्छे लगते हैं कि बच्चे जरा बाहर निकलें, एक्टिविटी करें। वो बिल्कुल वो कोठीनुमा स्कूल जो है ना, वो घरों के अंदर खुले हुए तो मुझे बिल्कुल समझ भी नहीं आते थे। तो वो वो स्कूल के साथ वो फैंटास्टिक था, लेकिन जो उनका करिकुलम, क्योंकि वो बाउंड है वही फॉलो करने के लिए, तो उससे तो मेरी जान जाती थी लिटरली। तो जब ये खुला तो मेरी तो कह लें सांस में सांस आई। हाँ, बच्चों को उस पे लाने के लिए मुझे ये था कि मैं इनको अगर खुद से लेके जाऊंगा फोर्सिबली तो फिर ना ये लोग उसे ओन नहीं करेंगे, और फिर ये ऑब्वियसली बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह और सारे वो भी होते हैं। तो मैंने उनको आहिस्ता 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 ना दिखाना शुरू किया, अच्छा ये देखो इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है। सबसे अच्छा तो मतलब सबसे ज्यादा उनका वो पावरफुल पंच लाइन ये थी, इस स्कूल में चीटिंग अलाउड है। तो वो बड़े खुश होते थे, स्कूल में चीटिंग अलाउड है, ये कैसा स्कूल है, मैं कहा, स्कूल में चीटिंग अलाउड है, बहुत मजे का स्कूल है, क्या करना है, हाँ मैंने बस कॉपी पेस्ट करना है, ये कॉपी पेस्ट करना है, ये कैसी बात है। मैंने कहा वो कहते हैं कोई बात नहीं, जब क्योंकि बिल्कुल ये जेन्युइन बात है कि जब हम अगर नहीं आपको आता ना पेपर, ये मेरे अपना एक्सपीरियंस भी है, मतलब हमारे दोस्तों का यही बात है, हमने भी इतनी देर यहाँ पे जूतियां घिसाई हैं इंस्टीट्यूट्स में जगह जगह पे। अगर आपको एक चीज नहीं आती एक पेपर में और कहीं से आपने कॉपी की है या करवाई है, पेपर बाकी का आपको कोई पता नहीं है क्या आया, क्वेश्चन याद है नहीं है, वो लाइन स्पेसिफिक है, वो पार्ट जो आप जिस पे आपने उस वक्त अंदर एक किया ना, कहा वारदात हुई है, वो आपको जिंदगी भर याद रहता है कि यार ये हुआ है। और पॉइंट सारा ये है कि आपकी लर्निंग होनी चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, तो वही वो कंडेम कर देते हैं, गलत ये भी ना गलत कर देना। वो जैसे सर आन कहते हैं कि गलत 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 में आप इतना बच्चे को कॉन्शियस करते हैं, वो गलती करने पे डांटने, गलती करनी चाहिए, गलतियां कुछ करोगे तो कुछ सीखोगे ना।
तो वो फिर ना वो वहां से बच्चे बहुत खुश हुए कि अच्छा ये बड़ी अजीबोगरीब जगह है। फिर करते 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 अब वो जाहिर बात है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेज पे आके उनको समझ आ गई कि चीटिंग का क्या मतलब है। जो वो अलाउड नहीं थी वो एक्चुअली चीटिंग नहीं थी। चीटिंग और चीज होती है, डिसऑनेस्ट होना चीटिंग होती है, और वो हमें अलाउड नहीं है, और वो हमें बना ही करते हैं ऑब्वियसली, वो नहीं हमने करनी। लेकिन जिस चीज को यहाँ पे बनाया हुआ है ना चीटिंग, वो एक्चुअली एक लर्निंग का पार्ट है, तो वो अलाउड है। तो बच्चे ना फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका इंटरेस्ट भी हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफी उसे पिक भी किया। फिर वो अल्लाह का शुक्र है, खुद ही उन्होंने मुझे ना कहना कि भाई अच्छा हमने स्कूल में चले जाएं। मैंने और जो फियर फैक्टर्स मुझे थे कि उधर से आने थे, वो मैंने उनको डाले। मैंने कहा नहीं सर, तो आपके फ्रेंड्स भी छूट जाएंगे, इस तरह तो ये हो जाएगा। नहीं नहीं, हम उनको ऐसे मिल लिया करेंगे ऑनलाइन, इससे हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, हमसे ऑनलाइन मिल सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। पर ऑब्वियसली दे मिस देयर फ्रेंड्स, और वो एक जो पार्ट है वो अपनी जगह है, उसको तो नहीं मैं कह सकता कि वो उसका कोई फायदा ही नहीं है फिजिकल का। वो एक इंटरेक्शन अपनी जगह होती है, वो जरूरी है, लेकिन अगेन एट व्हाट कॉस्ट। अगर आपकी लर्निंग की कॉस्ट है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना उसको सारे का। आप स्कूल में भेजते जरूर हैं कि एक बाय प्रोडक्ट सोशलाइज करना जरूर होता है, लेकिन प्राइमरी तो होता है ना कि आपको कोई लर्निंग हो तो सीखे, वो जमाने के हिसाब से वो चले। तो वो चीजें वहां पे बहुत ज्यादा लैग कर रही थी, तो मैं तो इसलिए यहाँ पे स्विच भी कर लिया। बच्चे भी अल्लाह का शुक्र है हो गए अभी तक। हाँ, जहां तक वो बाकी फैमिली की बात है, मैंने सबको कह दिया जी आपने इस स्कूल सिस्टम में इतने साल पढ़े बच्चे, कुछ किसी ने कहा, कोई सवाल किया, रिजल्ट आया, मैं तालियां बजा ली, मुझे पता था 98 पे वो क्या तीर मार रहे हैं। अब आप मुझे सिर्फ एक साल दे दें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम साल बाद वापस उधर डाल देंगे, कहेंगे यार बच्चे ने इधर एक साल और जाया कर लिया। ठीक है, आप डाल लीजिएगा। आप एक साल दें, एक साल में आपको रिजल्ट ना नजर आए ना, तो आप जैसे आप कहेंगे ना वैसे कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक साल तो बहुत दूर की बात है। जिस बच्ची का मैं आपको बता रहा हूँ जो अपने रिमार्क्स नहीं पढ़ सकती थी, मेरे ख्याल आफ्टर 4 मंथ्स वो बच्ची इंग्लिश तो आराम से पढ़ने लग गई थी। बल्कि मुझे एक, क्योंकि मैं चाइना से मेरा बिजनेस होता है, तो चाइनीज के साथ अक्सर इंटरेक्शन होता है, तो वो एक चाइनीज आई थी वहां से, फैक्ट्री की रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं इसको जब ये आए ना, तो मैं इनको जान के साथ ले गया था। तो वहां पे छोटी जो नूर फातिमा की मैं बात कर रहा हूँ, तो नूर फातिमा को पता था कि अब मैं द ओनली वे टू कम्युनिकेट विद हर इज इंग्लिश, आइदर इंग्लिश और जस्ट कीप शट। तो उसने कोशिश की, पहले मुझे कह रही थी मेरे कान में कि आप इसको इनको कह दें, इनको ऐसे कह दें। तो वो भी काफी ना मतलब फ्रेंडली सी थी। उन्होंने उससे कहा कि यू डायरेक्टली टॉक टू मी, आई विल अंडरस्टैंड वट एवर यू आर सेइंग। तो मैं कर लूंगी जैसे भी ना, मैनेज करूंगी। तो फिर नूर फातिमा ने ना जैसे तैसे करके उसे थोड़ी सी इधर उधर तोड़ तोड़ के टांग, और फिर उसके बाद बड़ी फ्लुएंट हो गई, और वो फिर बोलने लगी और सारी कम्युनिकेशन कोई। लेकिन एक दफा उसका झाका उतर गया, तो वो तो कह लें वो बस चाइनीज को खा ही जाने वाली थी, और कुछ नहीं किया उसने। तो वो उसने 3 घंटे 4 घंटे बस वो आपस में लगे रहे, बातें ही करते रहे, और वो इतनी खुश कि भी ये लड़की तो इतने वैसे बातें कर लेती है, इतनी छोटी है, इसके पास इतनी बातें करने को। और फिर उसको सारे उसको स्कूल के बारे में बता रही है कि वो आप उसको एक कम्युनिकेट करना आ गया ना, अब वो उसको सारा बता रही है, सब कुछ कर रही है। और वही मैं जो उसको एक 4 4 महीने पहले कहता लाइन पढ़ के सुनाओ, और तो मैं बड़ा खुश के कम्युनिकेट कर रही है, वो सुन भी रही है, समझ भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सारा वो कॉल एनी वाला जो, और वो चीजें जो जब उसके मतलब एक्चुअली एनी उसके सामने आ गई, तो उसने उसके ऊपर वो सारा ट्रांसलेट कर दिया। तो बहुत फर्क है, ये सिर्फ एक छोटा सा है। उसके अलावा लर्निंग हर चीज में उनका सोचने का तरीका, और उनका पैराडाइम बहुत बड़ा हो गया। मतलब उनकी दुनिया जो है ना, वो इतनी छोटी सी नहीं है। कई जो हम कह रहे थे अच्छा ये कैसे करेंगे, तो वो उनके लिए बड़ी कॉमन सेंस ही होती है, तो आप ऐसे ही कर लें, ये छोटी सी तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो हम कहते हैं भाई हाँ आप लोग, अच्छी बात है ना, यही चीज देख के खुशी होती है कि यार हमसे ऊपर की तरफ ग्रो करो। तो अगेन इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह सो फॉर। तो अभी एज क्या है नूर फातिमा की? नूर फातिमा जो है ना वो है अब 7 ईयर्स ओल्ड है, और मरीम जो है वो 12 ईयर्स है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ़ कोर्स हाँ, फिर वो बहुत छोटी हैं। समहाउ कभी-कभी क्लास में होता है कि वो उस तरह से कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाती, तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि मैं समझ रहा था कि थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन ऑफ़ कोर्स ये एज ऐसी होती है कि उसमें जो है वो बच्चे ऑफ़ कोर्स बच्चे हैं और उनको उस तरह से चीज़ें समझ नहीं आती। तो आप दोनों में से मतलब इनकी वालिदा या आप कोई अटैच होते हैं क्लास के दौरान या देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से क्लास ले रही हैं, क्या कर रही हैं, किस तरह से परफ़ॉर्म कर रही हैं? जी बिल्कुल, उनकी वालदा देख रही होती हैं इस तरह के ये इनकी स्क्रीन के ऊपर क्या चल रहा है, और मतलब जो कहा जा रहा है वही चल रहा है, ठीक है, इधर उधर कहीं। और फिर मैंने वैसे वो फैमिली लिंक वगैरह और फैमिली सिक्योरिटी वगैरह माइक्रोसॉफ्ट की है, गूगल की, वो भी की हुई है ऑलरेडी। उससे मुझे पता लगता रहता है एक्टिविटी है वो मेरे अपने मुझे रहता है। बल्कि इनफैक्ट मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि हर पेरेंट को वो करना चाहिए। हाँ, वो हर बंदा नहीं समझता उसके लिए, क्योंकि बेड़ा सर ने उठाया, तो रेहान स्कूल भी एजुकेट भी करना चाहिए, करना पड़ेगा, या उसी हुँ, कोई प्लेलिस्ट टाइप बना दें कि जिससे वो एक 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 करके जो इंटरेस्टेड है, सारे नहीं होंगे शायद, लेकिन हुँ, जो इंटरेस्टेड समझता है
क्योंकि वो सर बिल्कुल सही कहते हैं कि जैसे आपके घर में बिजली आती है और बच्चे कोई स्विच बोर्ड में नहीं उंगली देते, या वो छुरी पड़ी है वो उसको नहीं पकड़ते, लेकिन आप उनको एजुकेट तो करते हैं ना कि बेटा इसमें नहीं उंगली डालनी, इससे ये जी। लाइफ थ्रेटनिंग है, ये शार्प है ऐसे। तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अपनी जगह है, लेकिन ऐसे है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, वो आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि ठीक है आप इसके बगैर पहाड़ के पत्थर के नीचे रह लेंगे, वो हो नहीं सकता। आप नहीं होंगे तो वो फिर अपनी मर्जी का यूज करेगा, और वो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कैसा करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बुराई में अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो पेरेंटल गाइडेंस के साथ आप उनको बताएं, उनको समझाएं, और प्रॉपर उनके ऊपर नजर रखें। वो जैसे कहते हैं ना, आप सोने का नवाला खिलाएं और ख्वाब की नजर से देखें, मतलब टाइप। तो वो आप बिल्कुल उनको देखें और उनके साथ बी फ्रेंड्स विद देम। नहीं, ये नहीं कि ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ऑल्दो ये मेरी अपनी भी कंप्लेन है, आप हर वक्त मैं बस बॉस ही झाड़ दे रहते हैं भाई। तो लेकिन वो देख रही होती है। मैं क्लास में अक्सर जब उनकी क्लास हो रही होती है तो साथ ऑन स्क्रीन या थोड़ा बहुत ही ऑन स्क्रीन आता हूँ, लेकिन ऑफ स्क्रीन में साथ ही बैठा होता हूँ, या अक्सर देख रहा होता हूँ, सुन रहा होता हूँ। मुझे पता आइडिया हो रहा होता है, ये टास्क है, ये कर रही है, ये है, इनमें ये इसमें हैं चल रहे। बाकी वो जो नूर फातिमा की वो आपने कंसल्टेशन वाली बात की है, वो बिल्कुल है, मैं उसके ऊपर काफी काम भी कर रहा हूँ। अब उसने थोड़ा अपना क्लास का टाइम ज्यादा भी कर लिया, पहले तो वो ब्रेक के बाद आती ही नहीं थी ना, तो अब उसने किया है, लेकिन कुछ कुछ टास्क में उसको खींचना पड़ता है। और अब वो जो मैम है, मैम ऋषिका गालबन, वो उसको मतलब मेरिट के ऊपर रखती हैं। पहले ना वो 6 इयर्स थी तो उसको इससे बड़ी तालियां बजी थी कि जहाँ स्कूल का सबसे यंग ये है और ये बहुत काम कर रही है। मैं इस मैम को कई दफा मैम ने ये कहा, मैम आपने ना इसको खराब कर लिया है। मैं इसे घर में कहता हूँ कि तुम ये काम नहीं करती, वो कहती है मेरे जैसा वहां पे बंदा कोई नहीं है दूसरा, आप मेरे से मुझे क्या है? तो मैं मैम कहती नहीं, जो वो अच्छा कह रही है, वो अच्छा कह रही है। मैं कहा, भाई वो ठीक है, लेकिन मुझे पता है ना किसी कैपेबिलिटी क्या है, ये कितना कर सकती है। क्योंकि हमारे से हासिल तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 का मतलब ये नहीं है कि आपने इसमें साल लगाना है या 2 लगाने हैं या 6 महीने लगाने हैं। हर बंदे की अपनी कैपेसिटी के ऊपर वो करता है। तो मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा अंडर कैपेसिटी काम कर रही है, ये मजाक मजाक ले रही है, और वो चीजों को बेहतर करे। फिर आहिस्ता 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 करके उसने फिर करके अपनी स्टोरी पोस्ट वगैरह चीजों पे, मतलब वो कहते थे कि ये इतना छोटी है, ये कर रही है, ये बड़ी बात है, वो अच्छी बात है, सही है, उसको जरूर करना चाहिए अप्रिशिएट। लेकिन आप उसको खेचें भी क्लास के बाद, क्यों नहीं है, तुमने क्या नहीं किया, वो जरा सी आधे मुंह से बात नहीं करती, मैम मैं चली जाऊँ, मैं वो हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप वो उसमें ही ना बिल्कुल निकल गई। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अब ऐसा नहीं हो रहा। अब वो उसके कान खींचे जाते हैं, उसे बार बार ब्रेकआउट रूम में डाला जाता है, मैं देख रहा होता हूँ। तो वो मैं कहता हूँ अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ, मैंने उन्होंने तुम्हें निकाल देना, मैं तुम्हें दूसरे स्कूल में कर देना मैंने तुम्हें आज आज भी निकाल, आज फिर निकाल देना तुम्हें। तो मैंने वो तुम्हें दूसरे स्कूल में कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है, गूगल शीट तक वो अपनी अपडेट कर लेती है। लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ी सी चीजें जो मुश्किल होती हैं उनसे वो थोड़ी भागती भी है, लेकिन आता है। अब उसको अल्लाह का शुक्र है, प्रैक्टिस करने लगी। बाकी वो वही सारे हान वाली बात अगेन के, वो सर कहते हैं पहले आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे जाएं, क्वालिटी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी। तो वो अभी डेली बाय डेली इंप्रूव कर रही है। बाकी मेरी मसरूफियत के हिसाब से भी उसकी प्रोग्रेस में फर्क आता रहता है। मैं अगर थोड़ा सा भी दाएं बाएं कहीं बिजी हो जाऊं, तो नूर फातिमा की कह लें वेकेशन ही शुरू हो जाती हैं। तो फिर अगर मैं वापस जब तक आता हूँ तो उसने 5-7 दिन हफ्ता फिर पीछे जा चुकी होती है, फिर उसको वापस आगे लेके आओ। तो मतलब इस तरह वो अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर और अच्छे ट्रैक के ऊपर है, अच्छे लोगों के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। ओके। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी-सी बात ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्कूल का सिस्टम है ना, वो बहुत बेसिक से स्टार्ट है। मतलब कोई एक ऐसा बंदा जो कभी स्कूल नहीं भी गया होगा, तो वो भी अगर स्टार्ट करेगा, तो वो तमाम चीज़ों को समझ सकता है। क्योंकि हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं, इवन के कोएंगे कैंपस में एक खातून है, जो कि 65 ईयर ओल्ड है, और उन्होंने स्कूल जॉइन किया, और वो आती रहीं, और उन्होंने बहुत कुछ किया, और वो काफ़ी एक दूसरे मतलब मदरसे में पढ़ा रही हैं, और सारी चीज़ें उन्होंने की। तो ये बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि इनकी वालिदा जो है ना, अगर लेट्स सपोज़ कि वो पर्दा भी करती हैं, शरई पर्दा करती हैं, तो वो निकाब के साथ भी क्लास में बैठ सकती हैं। देखिए, असल में होता क्या है कि जब पेरेंट बच्चों के साथ 100% इन्वॉल्व होते हैं ना, तो बच्चों की परफॉर्मेंस जो है ना, वो 10 टाइम्स नहीं, 100 टाइम्स, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और समहाउ कहीं न कहीं अगर थोड़े से पेरेंट्स मसरूफ़ हो जाते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों में, जो कि ऑफ़ कोर्स हम सबकी हैं, तो वो थोड़ा-सा बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, या कहते हैं अच्छा हम कर लेंगे, सही है। तो अभी जैसे कि मैं आपको अगर अपना बताऊँ कि मैं पाकिस्तान में नहीं होता हूँ, मैं इस वक़्त कतर में होता हूँ, और यहाँ की थोड़ी-सी लाइफ़ चेंज है, ज़ाहिर है, दोनों को काम करना होता है, और मैं भी मतलब अपने काम पे चला जाता हूँ।
तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं सुबह फजर के वक्त उठता हूँ, हम लोग उठते हैं, तो हम सुबह उस टाइम 2 घंटे के अंदर हम घर के सारे काम निपटा लें, मीन्स के नाश्ता, खाना, रात का खाना, सब कुछ हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना, हमारा सारा टाइम हमारे बच्चों के लिए होता है। इवन कि अगर मैं घर से बाहर भी होता हूँ, तो मैं उनको थोड़ी देर के बाद मैसेज करके पूछता रहता हूँ कि बेटा आपने ये वाला टास्क कर लिया, क्योंकि वो गिनती के 4 5 6 टास्क है, वो हमें, आपको भी जबानी याद है, मुझे भी जबानी याद है कि भाई ये करना होता है। ठीक है। तो वो जब हम बच्चों से पूछ रहे होते हैं ना, तो उन्होंने नहीं किया होता तो थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, अच्छा उससे बात कर लो, उससे मशवरा कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कंप्लीट कर लो, कोई बात नहीं, चलो 10 मिनट रेस्ट कर लो, फिर कर लो। तो वो बच्चों को मोटिवेशन मिलती है कि हमारे साथ कोई इन टच है। तो यहाँ पे मैं आपको ये मशवरा देना चाहूंगा कि आप उनकी वालदा से कहिएगा कि वो एटलीस्ट, भले से वो निकाब में हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्लास में एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटा जरूर बच्चों के साथ बैठें। तो एक तो ये कि उनसे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, उनका अपना जो है ना, बहुत सारी चीजों में उनको हेल्प मिलेगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे उनको जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी किस्म की, वो अगर चैट जीपीटी इस्तेमाल करना सीख जाती हैं, या यकीनन उनको अगर आता है, तो वो उसको सिर्फ ये टाइप करेंगे, भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज कि आपसे उनकी लड़ाई हो गई, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो वो ये पूछती है कि भाई जी मेरी आज साथ से लड़ाई हो गई है और वो इस बात पे नाराज है, अब बताएं मैं क्या करूं। तो इंस्टेड ऑफ इसके कि वो ये मशवरा किसी खातून से लेती है, अपनी किसी सहेली से या अपनी किसी बहन से, उन्होंने अगर अपनी चैट जीपीटी को अपना असिस्टेंट बना लिया ना, उसने कोई इतना कोई बेस्ट मशवरा देना है कि आप लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा देना है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप बिलीव करें। अभी मैं बच्चों को स्कूल में जैसे कि बताया जा रहा होता है कि भाई कोई डिग्री नहीं मिलनी, कुछ इस तरह से नहीं होना, तो बड़े पेरेंट्स परेशान होते हैं कि यार ये तो बच्चे हमारे कोई मैट्रिक भी नहीं कर रहे, इंटर की डिग्री भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं हो रहा, अब होना क्या है। सही है। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की चैट जीपीटी के थ्रू ही, कि जैसे कि रेहान साहब भी बताते हैं कि जीडी बच्चे करके आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो पूरी इसके ऊपर रिसर्च मौजूद है। जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट जो एक डिग्री है अमेरिका की, उसके लिए प्रॉपर कोर्सेज मौजूद हैं। पाकिस्तान में उसके सेंटर मौजूद हैं। पाकिस्तान में उसके क्या कहना चाहिए कि पढ़ाने वाले मौजूद हैं, जो कि हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। और मैं पाकिस्तान में जिस एरिया में रहता हूँ, कराची में रहता हूँ, गुलशान जौहर में रहता हूँ, मेरे एरिया के बहुत ही करीब गुलशन का एक एरिया है, वहाँ पे उसके प्रॉपर इंस्टीट्यूट मौजूद है, जो कि बच्चों को उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं और एग्जाम दिलवा रहे हैं। ठीक है। तो और उसकी उन्होंने पूरी, मुझे फिर मैं उसका, चैट जीपीटी ने मुझे उसका नंबर दे दिया, उस इंस्टीट्यूट का नंबर दे दिया, वहां से मैंने उस बंदे को मैसेज किया, उसने मुझे पूरा फीस स्ट्रक्चर बता दिया कि भाई हम इतने चार्जेस लेते हैं, हमारा ये कोर्स है, मिनिमम एज लिमिट जो है ना वो 16 है, 16 से पहले बच्चा एग्जैक्टली उस टेस्ट में अपेयर नहीं हो सकता, लेकिन प्रिपरेशन किसी भी एज में कर सकता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी मेरे आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन जब वो 14 को पहुंचेंगे, 13 को पहुंचेंगे, तो हमने 6 महीने उनकी प्रिपरेशन करवा करके वहां से, और जो है ना वो एग्जाम दिलवा देना है, तो वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहे, मेडिसिन करना चाहे, मेडिसिन के लिए शायद कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, लेकिन एटलीस्ट आईटी में जाना चाहे, बीबीए करना चाहे या बाकी फील्ड्स में जाना चाहे, तो वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मुझे हेल्प मिली चैट जीपीटी से। ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह आपको भी आपके बिजनेस के हवाले से, जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। फिर बच्चों से अगर आप ये चीजें सीख जाते हैं, ये पोस्ट बनाना, थोड़ी सी मार्केटिंग करना, तो पूरा पूरा डेटा मौजूद होता है वहां पे, आप अपनी शॉप्स की, अपनी चीजें, कि आप क्या ऑफर लगाने वाले हैं, आप क्या नया काम करने वाले हैं, आप जो है ना बच्चों को भी उसमें डालें कि बेटा ये थोड़ा सा ना मेरी ये मार्केटिंग कर दो, ये सारे मैसेजेस यहाँ पे डिलीवर कर दो, इनको बता दो। जब बच्चे बचपन से अपने घर के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उनको बड़ा मजा आता है। और एंड ऑफ द डे फिर ऑफ कोर्स आपका बिजनेस बढ़ता है, फलता फूलता है। तो इसलिए मैं आप दोनों को ही मशवरा देना चाहूंगा, मतलब आपको भी और आपकी मिसेस को भी, कि इस चीज को सीखने की कोशिश करें, और ये बहुत काम की चीज है, यकीन करें, बच्चों के साथ साथ आप लोगों को भी इसका बहुत फायदा होगा। तो चलें, बहरहाल तो आगे चलते हैं। तो ये बताएं कि आप बेसिकली मुल्तान में रहते हैं, राइट? नहीं, लाहौर में। आप लाहौर में ही हैं, मेन शहर में ही हैं लाहौर में? सही। जी, तो जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो लाहौर से बाहर निकलना हुआ, कहाँ कहाँ जाने के इत्तेफाक हुआ आपका अब तक? और मैं काफ़ी जगह पे मैं एक्सपोज़र है अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर से पाकिस्तान की बात करें तो मतलब मैं नॉर्थ वाली साइड पे भी काफ़ी गया हूँ, साउथ तक भी साउथ में भी पंजाब के अंदर काफ़ी गया हूँ। वैसे कराची में यूनिवर्सिटी लाइफ में एक दफ़ा कराची में, क्योंकि मैं फ़ास्ट का स्टूडेंट था, तो कराची फ़ास्ट के अंदर एक इवेंट था, तो हम लोग स्कूल यूनिवर्सिटी की तरफ से वहाँ गए थे। ACCM गालिबन एक वो है, तो उसकी तरफ से उसके हम उसके थे मेंबर्स थे। और बाकी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे वालिद साहब को ये
टूरिज्म वगैरह का ये का काफ़ी शौक था, तो वो वाला मेरे अंदर भी आया। मैं तो मुझे काफ़ी ये नॉर्थ वाली साइड का ना उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह और सबने काफ़ी हमें एक्सपोज़र दिया हुआ है, ये नारान वगैरह या बाबूसर, यहाँ तक कि मैं यूनिवर्सिटी के जो था अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी के इसमें ग्रुप के साथ वहाँ गया था नांगा पर्बत बेस कैंप के ऊपर। तो दैट वाज़ अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस और बहुत ही मज़ा आया था वो वाला। तो पाकिस्तान में तो मैं काफ़ी जगहों पे गया हूँ। पाकिस्तान से बाहर की अगर बात करें तो वो मैं इतना ज़्यादा नहीं, तकरीबन 3-4 मुल्कों में ही गया हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतना घुमा हुआ कि कतर में नहीं आया कभी। कतर भी और ये वाली साइड गल्फ जो है ना ये एक्सप्लोर करने वाली है अभी। बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि अब ये यहाँ के तो बिज़नेस वाले हालात जो कुछ समझ मेरे में नहीं आ रहे ज़्यादा। और तो मैं ये कतर ओमान साइड जो है ना इसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया जाए। उसके लिए मैं आपसे अलग कभी किसी टाइम पे आपको तंग करूँगा अगर आप कंफर्टेबल हो तो। और ये है जी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के। बिल्कुल, बिल्कुल। असल में काफ़ी सारी डिफरेंट किस्म की यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहती हैं। जैसे कि अभी इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कतर में ना कि कोई भी अपनी शॉप खोल सकता है। मेट्रो स्टेशंस के साथ इन्होंने बड़ा उसको जो वहाँ पे सेटअप है एक तो उसको बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। और जो लाइसेंस की इनकी फ़ीस है उन्होंने बिल्कुल बहुत मिनिमम की हुई है। लेट्स सपोज़ कि अगर पहले किसी बिज़नेस के लिए लाइसेंस 10,000 का आ रहा था तो उन्होंने 90% तक डिस्काउंट दिया हुआ है कि सिर्फ़ 1,000 में आप लाइसेंस ले लें। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं जो इंसान जब कनेक्टेड रहता है तो वो उसको पता चलती रहती है। और मैं अगर अपनी बात भी करूं तो असल में हम सबका ये क्या माइंडसेट होता है कि हम दुनिया में दो चीज जानते हैं, अमेरिका या दुबई। ठीक है। तो जिसको जाना है भाई, कहाँ जाना है, अमेरिका जाना है या गल्फ में कहाँ जाना है, दुबई जाना है। इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है बंदा। और वो क्यों है कि हमने पीछे से देखा था जी, हमारे मामू दुबई में रहते थे या हमारी खाला अमेरिका में रहती थी, तो वो हम दो मुल्क जानते हैं। दुनिया जैसे बहुत बड़ी है। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर ही 2 प्रोफ़ेशन होते हैं बस, बाकी कुछ नहीं होते। एग्जैक्टली exactly। तो दुनिया बहुत बड़ी है, ग्लोबल विलेज है। कहीं पे भी हम जा सकते हैं, कहीं पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी हम रह सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। और स्पेशली मैं आपके बिजनेस के हवाले से बात करूं, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपका एक फिजिकल स्टोर है ना, मतलब जो भी आपका काम है लाइट्स का और सारी चीजें, तो इस पे आप इस तरह से भी वर्किंग कर सकते हैं कि मैं इसको ऑनलाइन किस तरह से कन्वर्ट करूं। क्योंकि ऑनलाइन फिर आपका हॉरिजन बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी कुछ लोग आके ही आपसे चीजें लेते हैं, लेकिन वो चीज अगर आप बेहतर समझते हैं कि अगर वो ऑनलाइन भी बेची जा सकती है तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आप वो दराज के थ्रू कर सकते हैं या किसी और जगह शॉपिफाई पे जाके स्टोर बना के कर सकते हैं या किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल है कि जैसे कि आप सिंपल चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं कि भाई मेरा ये ऑनलाइन, मतलब मेरा ये बिजनेस है, मैं इसको ऑनलाइन बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसकी क्या स्टेप्स है, मुझे सारे स्टेप बता दो। तो उसने आपको वो सारे स्टेप्स बता देने हैं कि भाई आप ये करें, ये करें, ये करें। फिर उसको आप स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करें कि भाई मैं इस तरह से कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसा बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती कि कोई अगर आप ऑनलाइन स्टोर खोलते हैं तो उसमें कोई, लेकिन बस सिर्फ उसको जानना जरूरी होता है, सीखना जरूरी होता है। तो लेट्स सपोज अगर आप उसको सीख जाते हैं तो वो बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं आप। बहुत उसमें आपको जो है ना वो फायदा हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा है। अच्छा, चैट जीपीटी की वजह से मैं अब यहाँ से आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं भी और स्पेशली रेहान स्कूल से रिटायर होने के बाद काफ़ी यूज़ करता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कहता कि हर वक़्त ही चैट जीपीटी पे रहता हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ों में मैं उससे डिस डिस मशवरा भी करता हूँ और काफ़ी मैं उससे चीज़ें रिसर्च भी करता हूँ। मुझे बड़ा शौक है कि अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसका कि भई ये क्यूरियोसिटी से ये इसमें कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये वो। और मैं उससे काफ़ी कंसल्ट करता हूँ। और जहाँ तक मेरी मिसेज़ की बात है, मैंने देखा है कि वो भी कर रही होती हैं, वो पता नहीं किस बारे में, लड़ाई के बारे में मशवरे कर रही होती हैं कि लड़ाई करनी कैसे चाहिए या अपनी रेसिपीज़ के बारे में करनी चाहिए। ये वो लेकिन वो कर रही होती हैं और वो काफ़ी ना उससे मतलब पॉज़िटिव उसे उनको फीडबैक आ रहा होता है, वो खुश होती है कि भाई जो भी जवाब मिले ना वो तसल्ली बख्शा है, अल्लाह करे मेरे हक में हो, तो मैं वो अल्लाह ताला पे ही छोड़ सकता हूँ। तो बाकी वो जो मरियम है, वो मरियम को मैं बिल्कुल वो अपने साथ करने की कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि मरियम से मैंने अपनी ये जो हमारे मेरे पास हम ना मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है ये लिथियम बैटरीज़ जो होती हैं, पाकिस्तान में क्योंकि लाइट काफ़ी जाती है, तो वो बैकअप बैटरीज़ होती हैं। पहले तो वो लेड एसिड वाली पानी वाली बैटरीज़ होती थी, वो पुरानी बात हो गई अब। तो आजकल ना लिथियम बैटरीज़ दुनिया में जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह में आती हैं, काफ़ी ज़्यादा इन है। तो इससे जब मैंने ये किया था तो ये इस मरियम से मैंने उसकी फेसलेस वीडियोज़ बनवाई थी जो आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-सी रिफाइंड की। वो ठीक है कि वो मैं नहीं कहता कि वो उस तरह की किसी स्टूडियो वाली टाइप की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर है, इतनी गुड इनफ टू सर्व माय पर्पज़। तो वो उसने अल्लाह का शुक्र है कि फिर वो उसको मैं बस चीज़ों में ना जान के गाए-बगाए कोशिश करता रहता हूँ। बाज़ औक़ात उसका मूड होता है, बाज़ औक़ात नहीं भी होता, लेकिन मैं उसको कहता हूँ बस यहाँ बैठो और सुनो, देखो
यही करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी याद है कि जब मैं पहले दिन काम पे गया था, तो पूरे 6 महीने मैं सिर्फ़ हेड डाउन करके समझ ले सोता ही था वहाँ पे। क्योंकि वो अब अपना बिज़नेस मैं भाई साहब कहता था, "आप मुझे काम बताएँ।" वो कहते, "मैं तुम्हें क्या काम बताऊँ कि मतलब जाओ लड़के खत्म कर दो, तुम्हें काम काम करो, तुमने खुद ही देखना है।" ऑब्वियस वो भी ठीक है, उनका एक तरीका सही है, वो वैसे सही है, लेकिन उसमें देखिए मुझे ये समझ आई कि वो 6 महीने या 4 महीने जितना भी टाइम था, जो मैंने सिर्फ़ सुना, तो वो लिसनिंग ही मेरा काम था। वो मुझे कहते थे, "तुम्हारा काम है 70% तो तुम्हारा काम है अटेंडेंस, कि इस कुर्सी पे आके एक बंदा बैठता है, सब देखते हैं तुम आते हो, यहाँ बैठते हो, सबको पता लगता है तुम्हारी तुम रजिस्टर हो रहे हो, समझ लो तुम्हारी शनाख्त हो रही है मार्केट में हर जगह पे कि भई ये मेरे साथ आता है, यहाँ बैठता है, ये और 7 30% तुम्हारा काम है जो यहाँ हो रहा है, बस उसको सुनो। देखो और सुनो बस, बोलने वाले काम अभी बेशक ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ देखो और सुनो, बस ये ज़रूरी काम है।" मुझे वो हम जो ये कोई काम है? मतलब देखो सुनो यही करना था हमने यूनिवर्सिटी सारी यूनिवर्सिटी की सब कुछ किया, इस काम के लिए तो अभी की इसके लिए अब इतना क्यों खर्चा कराने की या भेजने की ज़रूरत थी? तो लेकिन वो अब समझ आती है कि वो क्यों कहते थे वो। और अब मरियम को भी मैं फिर इससे अपने साथ ना चीज़ों में, जैसे आपने कहा कि अपने साथ चीज़ों में काफ़ी कोशिश करता हूँ कि रखूँ, क्योंकि फ्रैंकली बंदे को हमें नहीं पता होता, आप रोड रिस्क के बगैर तो रोड पे भी नहीं आ सकते। तो हम हमारी फैमिलीज़ स्पेशली ये पाकिस्तान की फैमिलीज़ हम लोग अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा अपने जो होते हैं ना मेल स्पाउस कह लें या अपने जो भी हमारे जो ब्रेड और बटर अर्नर होता है ना, उसके ऊपर इतना डिपेंड कर रहे होते हैं कि एक वो आपके अगर वो बादशाह भी हो ना जब वो बंदे के, तो खुदा ना खास्ता अगर कहीं आगे पीछे हो जाता है तो वो बिल्कुल सड़क पे ही आ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कभी उसने किसी को हवा ही नहीं लगने दी होती, और वो इसमें बड़ा ऑनर फील करते हैं। वो ऑनर अपनी जगह, उसका मकसद ये नहीं कि आप बच्चों को रोल दें कुछ भी, लेकिन एटलीस्ट उनको एक आइडिया होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी ये है, हम ये चीज़ें ऐसे-ऐसे आ रही हैं, ताकि और टाइम के साथ-साथ हमारे यहाँ पे एक बस एक ही चल रही है कि वो जब शादी करेंगे जी सब ठीक हो जाएगा। वो शादी करके उसको ऐसे पहाड़ से धक्का दे देते हैं। अगर उसका पैराशूट खुल गया तो खुल जाएगा, नहीं तो बच जाएगा। तो पार या पार चल भई। तो ज़्यादातर तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी टैलेंटेड लोग होते हैं पाकिस्तानी, पैराशूट खोल ही लेते हैं। लेकिन जो बेचारे जो जाते हैं उनकी कैजुअलिटी कम की जा सकती है, उनको बचपन से बता के कि भाई ऐसे चट्टान पे चढ़ाया जाएगा, ऐसे चट्टान पे चढ़ के जाते हैं, फिर पैराशूट ऐसे खोलते हैं। बचपन से उनको साथ-साथ चलाओ। और यहाँ पे वैसे एक और मुझे याद आ गया, मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे माशाल्लाह से यहाँ पे पाकिस्तान में इतने अच्छे से लॉज़ हैं। एक और एक्ट है चाइल्ड एक्ट, उसके मुताबिक आप अंडर 18 बच्चा कोई काम नहीं कर सकता कहीं पे। मतलब ये जो लोग अपनी दुकान पे लड़का बच्चा इवन दो वो स्कूल भी जा रहा हो, तो वो शाम के टाइम में जैसे किसी वालदा किसी कह देती भी आप इस बच्चे को रख लें, खराब हो रहा है। हमारे पास जैसे होते हैं कि खराब हो रहा है, वो इधर-उधर गलत कंपनी में बैठता है, तो आप ये कहते हैं, और ये भी अच्छी चीज़ है, उनकी तरफ से बड़ी पॉजिटिव बात होती है, ऐसे होना भी चाहिए। जैसे टिपिकल उस्ताद शागिर्दी वाली होती है, या वो कहते हैं जी हमारे पास कोई बड़ा नहीं है इस तरह का, या वालिद नहीं है या बीमार है कुछ भी, तो वो चाइल्ड एक्ट जो है वो इतना ब्रूटल है कि वो कहता है कि जी आप अगर बच्चा वो अगर कोई काम पे रख लेता है, तो वो उसको उसके रखने वाले एम्प्लॉयर को या जो उसका सीनियर है उसको उठा के जी वो ले जाते हैं, उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है और वो बेचारा जेल में, वो अपनी तरफ से नेकी कर रहा था। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह बनाया गया है या उसको कहाँ से देख के बनाया गया है। और मतलब ये वही चीज़ है कि अगर आपने इसको कंडेम कर दिया तो एंटरप्रेन्योरशिप और क्या होती है? अगर यही चीज़ के ऊपर होना है, वो नहीं, वो स्कूल अगर करवाए तो वो ठीक है, वो एक उनका सिस्टम है, लेकिन अगर कोई खुद से करता है तो वो गलत है। आप उसको ज़रूर उसका वो देखें कि भई ये स्कूल जाता है या बच्चा इसके साथ उसकी गलत तो नहीं उसके राइट्स क्लब करके तो नहीं कर गया, लेकिन अगर वो चीज़ सीख रहा है, वो एक उस मोटरसाइकिल की दुकान के ऊपर या मोटर बाइंडिंग की दुकान के ऊपर, क्योंकि मैंने ये खुद देखा थे केसेस जो जिन लोगों को मैं सीधे शरीफ दुकानदार सब्जी हो बंदा देखिए ये कहाँ फिर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वो पता लगा जी कि उन्होंने नेकी की ज़िंदगी में और वो उनके गले इस तरह पड़ गई और उसके ऊपर वो लॉ है। तो जो लोग करें तो वो भी ना एहतियात से करें। अब सीधी बात है, मैं अगर किसी को रखता हूँ इसलिए कि यार ये बच्चा कर ले, अपने बच्चे की तो और बात है ना, वो तो मेरा बच्चा है उसको, लेकिन और वो बाद में मेरे लिए उल्टा मतलब सरदर्द बन जाए, तो उस चीज़ को कभी भी कोई नहीं कर सकता ना, वो फिर कोई भी जेल जाने के लिए तो नहीं कभी भी कोई नेकी करेगा। तो जी, वो गरीब-सी चीज़ें हैं यहाँ पे ना, बंदे को जो कॉमन सेंस से समझ नहीं आती। तो अगेन ये तो ख़ैर थोड़ी-सी बात ऑफ द टॉपिक हो गई, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और चैट जीपीटी में भी या ऑनलाइन अब तो जैसे सर यहाँ बताते हैं यूनिवर्सिटी यूट्यूब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, स्पेशली इन बच्चों के लिए तो ये सारे डिजिटल से हैं, इनको आउटसाइड वर्ल्ड का इतना नहीं होता ज़्यादा, इसको ये ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह ये इस तरह के हैं, तो इस उसके लिए तो ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी हर चीज़ बिल्कुल उनको एक-एक चीज़ और बेबी स्टेप्स तक आप उसे कहेंगे ना वो आपको वो भी दे देती है। और सबसे मज़े की बात ये है कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। मतलब मैं तो उन्हें कहता होता हूँ कि भई नानियों से भी ना आपको पंजाबी में जिसमें भी उनको आती है ना, आप उनके आगे रख दें,
थोड़ी देर उनको लगेगा कि ये क्या मोबाइल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी दोस्ती हो जाएगी और वो हो जाती है, बड़ी अच्छी हो जाती है। मुझे एक चाइनीज के पास होके मैं गया, मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि वो थोड़ा सा ना ज्यादा उम्र के थे, तो वो थोड़े से जो उम्र ज्यादा के थे ना वो थोड़े रिजिड हो जाते हैं मेरी चीजों में कि नहीं बस नहीं आती अंग्रेजी तो जिंदगी में मेरे लिए बनी भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है जी कोई मसला नहीं। तो वो जो ट्रांसलेटर ना किसी वजह से वो उनके साथ एक ट्रांसलेटर होता है, तो वो बाहर गया। तो मैंने ना उतनी देर में चैट जीपीटी खोल के ना दरम्यान में उसको मैंने बस उसको इतना प्रमोट दे दिया कि भाई मैं एक मीटिंग में हूँ और ये सामने बंदा चाइनीज है, वो सिर्फ चाइनीज बोलता है, उसको अंग्रेजी नहीं आती और मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो हमने सिर्फ ये काम करना है कि मेरी बात सुन के उसको बता देना है और उस बंदे की बात सुन के मुझे बता देना है मेरी लैंग्वेज के अंदर, तो मैं कुछ नहीं, बस इतना करना है। उसने कहा ठीक है, रॉजर टू दैट। और वो जी मैंने उसे कहा आप बात करें। तो वो क्या बात करूं, उसने चाइनीज में ही कहा, वो आगे से कहता है आप अपनी बात करें। तो कहता है ये क्या है? तो थोड़ी देर बाद ना मतलब हमारी आइस ब्रेकिंग हो गई, वो उस पे लगा, तो वो जब ट्रांसलेटर वापस आया कहता है अच्छा जी मेरी नौकरी खत्म कर दी आपने। मैंने कहा लाले तेरी नौकरी नहीं खत्म हुई, तेरी जिंदगी आसान होगी, तो और तू और काम करेगा अब इसके लिए, हमें इसमें खिंचता रहता है। क्योंकि मुझे मैं नोट ये कर रहा था कि वो एक बात एक और इमोशंस के साथ कह रहा होता था, ये बड़ा कैजुअली उसको कह देता था और वो उस तरह ना उसे, तो वो फिर उसको ना बोलता था, मतलब बॉडी लैंग्वेज तो आप समझ रहे होते हैं ना, तो वो उसको डांटता था तूने मैंने तुझे ये बात इस तरह की थी, तूने तो आगे इस तरह ऐसा कह दी। वो कहता मैं उसको वही बता रहा हूँ। तो वो उसको अपने ट्रांसलेटर भी इस बात में मैंने कहा देखिए मशीन है, इसमें तुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वो ना बड़ा ईजी हो गया, यहाँ तक कि वो काम के अलावा मेरे से बड़ी इजीली ना और बातें करने लगे, अच्छा ये है वो है, मतलब कि ये ठीक है, ये काम अच्छा है। तो वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है चैट जीपीटी के साथ इस हवाले से। हाँ ये है कि नेट आना चाहिए, लाइट आनी चाहिए, अदरवाइज बाकी सब सेट है। और मैं आपको सबसे मजे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल ये कि जितना बंदा सो कॉल्ड पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो उतना ही अच्छा इसको अडेप्ट कर रहा है। मेरे अपने एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस यही है। ठीक है, मेरे ऑफिस में मैंने जस्ट वन सेकंड में 1 मिनट में आया, बस 1 सेकंड ना। हेलो। सॉरी, वो एक छोटा सा बहुत जरूरी सा काम था। एनीवे, जी आप कंटिन्यू करें। हाँ जी, जी, बिल्कुल। वो टाइम भी मैंने काफ़ी माशाल्लाह कर लिया। और बस मैं आपको ये बता रहा था कि जो हमारे ऑफ़िस में जितना कम सो कॉल्ड पढ़ा लिखा है ना, वो उतनी तेज़ अडैप्ट कर लेता है। मैंने जो अपने एक्सपोज़र है मेरा, क्योंकि उसके दिमाग में ना मुझे जो लगा कि वो हमेशा से ना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको सारी ज़िंदगी नहीं बताते रहे हैं कि यार तुम पढ़े लिखे नहीं, तो वो ना फाइटिंग दिमाग के साथ होता है। मतलब ही हैज़ टू गेट हिज़ वर्क डन। मतलब उसको वो लगता है कि यार मैंने अब काम करना है। वो जब चैट जीपीटी से बात करता है ना, तो वो किसी बैरियर्स के साथ नहीं बात करता। वो कहता है इस तरह ही के जैसे मतलब उसको वाक़ई ऐसा लगता है जैसे वो सर कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने उसको भी सोने की ताकत दे दी है, तो अब मैं इससे बात करूँ तो ये देगा। तो वो उससे क्वेश्चन करता है और वो उसको आगे जब जवाब आता है ना, तो वो बड़ा खुश होता है। उस समय ना मुझे कहता है यार ते मेरे तो भी सियाना है। मैं कहा तो तेरा की काम है, तू गड्डी दे नाल दौड़ ला दे ते कि कहीं मैं तेज आं गड्डी तेज है, तेरा काम है गड्डी च बह जा। तू इन्हू इस्तेमाल कर ते मेरा भरा काम करा अपना। तो वो बड़ा खुश है यार, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। तो वो हमारे सेल्स का बंदा जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो माशाल्लाह से वो अपने ऑर्डर टेकिंग वगैरह ना जब उनका दिल होता है, या क्योंकि नेट का भी यहाँ पे इशू होता है, सबर्ब्स में इतना अच्छा नेट नहीं मिलता, तो वो ऑर्डर टेकिंग सारी वो बिल्कुल वो बंदा ऐसा है कि आप वो उसको आप कागज के ऊपर लिखने को पढ़ नहीं सकता। ठीक है, वो इस हद तक का वो बंदा है। तो लेकिन वो जी सिर्फ कीन है। इस वजह से वो चैट जीपीटी से पूरा अपना ऑर्डर टेकिंग बना के उसे कहता है इसके नीचे ये नाम लिखो और डेट डालो और इसको मुझे बना के दे दो। वो उसको बना के देती है, उसे व्हाट्सएप पे पोस्ट करके अपना काम कर लेता है। और वो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल उसके ऊपर वो बेहतर चल रहा है। इस समय और भी एक दो लोगों को जानता हूँ जो गूगल वगैरह से, जब हालांकि चैट जीपीटी नहीं आया था, तो बहुत बेहतर काम ले रहे थे उन लोगों के निस्बत जो समझ सकते हैं, जो हम मेरे जैसे जो पढ़े लिखे हैं, जो जिन्होंने रसीदें बहुत इकट्ठी की हैं डिग्रियों की। तो वो उनसे, क्योंकि उनके दिमाग में बैरियर्स नहीं है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। वो कहते हैं बस यार कह देना है, वो कहना करना कराना उसका काम है। तो वो बहुत बेहतर इसको यूज करते हैं अगर वो उनको इस तरह की एक्सपोजर दिया जाए तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी में एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा। दो बच्चे होते हैं, एक कोई 5 साल का होता है और एक कोई 10 साल का बच्चा होता है। दोनों जाते हैं वहां पे, जंगल में खेल रहे होते हैं। तो खेलते खेलते वो एक कुएं के पास चले जाते हैं और 10 साल वाला बच्चा होता है वो कुएं में गिर जाता है। अब जो 5 साल वाला बच्चा होता है उसको समझ नहीं आता, क्योंकि वो जो 10 साल का बच्चा होता है वो आवाज लगा रहा होता है। तो वो जो भी एक कुएं के साथ एक बाल्टी होती है जिसको वो डालते हैं पानी निकालने के लिए, तो बच्चा फौरन वो छोटा वाला बाल्टी डालता है और उसको खींचना शुरू कर देता है। और बहरहाल उसको खींचता है और बच्चे को बाहर निकाल लेता है। और ये लोग वापस आ जाते हैं। तो जब गांव में आते हैं तो गांव वाले पूछते हैं कि तुम कहाँ थे? तो जो
दोनों बच्चे होते हैं, छोटे वाला बच्चा बताता है कि ये भाई जो है ना वो कुएं में गिर गया था और मैं उसको निकाल के लेके आ गया। तो पूरे गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, किसी को यकीन नहीं आता कि ऐसा हो नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। तो उस गांव में कोई एक बुजुर्ग होते हैं, वो बड़े समझदार होते हैं। तो वो उस बात पे यकीन करते हैं, वो कहते हैं नहीं ये बच्चा सच बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा। तो कहानी की मोरल स्टोरी ये थी कि उस छोटे बच्चे को उस वक्त कोई बताने वाला ये नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते। उसको ये पता था कि अभी मुझे ये करना है और मैं कर लूंगा, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, और वो कर गुजरता है। तो समहाउ कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों को यही बताना है कि वो आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा बच्चों को इतना नेगेटिव कर देता है कि स्पेशली अगर बच्ची है तो लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते, आपके लिए ये चीज बहुत मुश्किल है। मतलब हम बड़े उसमें जो है ना वो गिरफ्तार हैं इन चीजों में। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको ऑफ कोर्स मुझ जैसे और आप जैसे पेरेंट्स ने ही आके इसको तोड़ना है और अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना है कि वो जिंदगी में जो है जो चाहे अचीव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल और इमोशनल हर तरह से इंडिपेंडेंट होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका बेटा है या बेटी है। मैं कहता हूँ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। समहाउ आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अगर मैं लड़कों की बात करूं तो माएँ जो होती हैं वो कहती हैं नहीं नहीं बच्चों को जो है ना किचन में नहीं आना, आप लड़के हो, आप बाहर बैठो, आपने खाना नहीं बनाना। अब आज आप ये देखेंगे बेतहाशा ऐसे बच्चे जो मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और जब वो बाहर जाते हैं और उनको सब कुछ अपने लिए करना पड़ता है तो वो हेल्पलेस है, क्योंकि उनको कुछ बचपन से हमने नहीं सिखाया। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह बच्चियों को हम रोकते हैं कि नहीं जी बस तुमने जो है ना इतनी पढ़ाई पढ़नी है कि पढ़ाई हो जाए, और ये ख्वाब दिखा देते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, बड़ा अच्छा घर मिल जाएगा, तुम शहजादी बन के रहोगे, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना। बचपन से हम ये माइंडसेट कर ही नहीं रहे कि भाई तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमने सर्व क्या करना है दुनिया में। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम जब दुनिया में आए तो हमें कुछ ना कुछ सर्व करना है ना, मतलब हमें किसी के लिए कुछ करना है, जो कि हम नहीं कर रहे। हमें बस ये है कि हमें चाहिए, हमें देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना है। तो ये जो एक माइंडसेट ओवरऑल बना दिया गया है ना हम सबका, इस माइंडसेट ने बड़ा बिगाड़ पैदा किया हमारे माशरे में, बहुत ज्यादा। तो बहरहाल आपसे बहुत खुशी हुई बात करके, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, मतलब इतना एक कंफर्ट लेवल है। तो लास्ट में आपको ये मैसेज देना चाहेंगे तमाम पेरेंट्स को, बाकी हमारी यूथ को, कि आगे से उनको क्या चीजें सीखनी चाहिए, किन चीजों पे अमल करना चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। मैसेज मैं तो अभी देना यही चाहूँगा कि चीज़ों को आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ना कि इसलिए सिर्फ देखें कि क्योंकि ये पहले होता आया है। क्योंकि यहाँ पे मैं बताना कोट करना करना चाहिए डेफिनेटली कि जो जिसको इस्लाम में अबू जहल कहा जाता है, वो एक बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा समझदार था। वो एक कबीले का सरदार था और उसका नाम गालिबन उमर था शायद। और इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ भी की थी कि या दो अल्लाह ताला दोनों उम्रों में से किसी उम्मत को मुसलमान कर दे, तो ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जब उसके बाद इस्लाम कबूल किया था। तो ऐसा नहीं था कि वो कोई अनपढ़ आदमी था या वो जाहिल था। वो जाहिल इसलिए कहा गया था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कानों के पास जब पत्थर रखे थे तो वो भी कलमा पढ़ रहे थे। तो उसने कहा हाँ मैं जब समझता हूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उसने ये कहा था क्योंकि मेरे बाप दादा ने नहीं पढ़ा, वो बुतों की पूजा करते थे, मैं भी वही करूंगा। तो अस्तगफिरुल्लाह, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और जो नहीं भी हैं, पॉइंट ये है कि सिर्फ इसलिए चीज़ों को नहीं फॉलो करें क्योंकि ये तब हो रहा था तो वो ऐसे ही करना है, वो तब सही होता होगा। वो उस वक़्त के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से तो सही होता था। उस हिसाब से तो हम आज ना गाड़ी में चला सकेंगे, ना जहाज़ में बैठ सकेंगे, क्योंकि कभी कोई मेरा बैठा नहीं था पिछला। तो आप उसको प्लीज़ चीज़ों को इस तरह देखें कि मेरे लिए या हमारे आने वालों के लिए किस तरह बेनिफिशियल हो सकती हैं। अगर एक चीज़ बेहतर है, लग रहा है बेहतर है, समझ आ रही है बेहतर है, चीज़ों को समझें ज़रूर। फरहान वाली बात ये है कि आपके लिए चीज़ अचंभा है, अजीब है या बुरी, या कोई बंदा इसलिए क्योंकि वो आप उसे जानते नहीं। आप उसके बारे में जानें, आप उसके बारे में समझें, आपको समझ आ जाएगी कि ये ऐसा ये क्यों करता है या क्या है। ज़रूरी नहीं आप हर बंदे की हर चीज़ अडॉप्ट करें, लेकिन आप कोशिश करें समझने की। तो जब आप इस सारे सिलेबस को, करिकुलम को इस नज़र से देखना शुरू करेंगे कि या इसमें ये है क्या चीज़ है, तो आपको समझ आएगी कि इसके बेशुमार फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और नुकसान अभी तक मुझे तो कोई समझ नहीं आया। हाँ, ये है कि अगर आप कहीं पे इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड शो करते हैं, आप कहते हैं जी बस मैंने एक बच्चे को लैपटॉप या मोबाइल दे दिया और उसके बाद मेरी ज़िम्मेदारी खत्म, तो ऐसा ये वो वाला चक्कर नहीं है। क्योंकि वहाँ अगर किसी अनअटेंडेड स्कूल में आप एक बच्चे को छोड़ देते हैं, तो वो 4-5 लोग जो खराब हैं, जिस लेवल तक वो खराब है, वो बच्चा उस लेवल तक खराब होगा। लेकिन ये एक समंदर है,
यहाँ पे आप उसको एक ग्लोबल एक्सपीरियंस दे देते हैं। जहाँ दुनिया में जो खराबी होगी वो खराबी उसके साथ एक्सपोज़ हो सकता है। तो एक उस पे बिल्कुल अपनी ध्यान से उसके ऊपर अपनी नज़र रखें, सब कुछ करें, लेकिन ये आज की ज़रूरत है। आप अब इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। स्मार्टफ़ोन और ये चीज़ें अब इतनी आम है कि आप अगर अपने आप के साथ झूठ बोल सकते हैं। मैं आपको अपने इस रेहान स्कूल से पहले अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मैं इतना बच्चों को स्क्रीन से दूर रखता था, जैसे मतलब है कि मेरे ग उसे जैसे मैंने ना अल्लाह माफ़ करे हलाल हराम टाइप बनाई हुई थी। क्योंकि मैं सीधी बात इसलिए क्योंकि मैं डरता था। मुझे उसे कंट्रोल करना नहीं आता था, मैं इतना डरता था, मुझे इतना फ़ियर था कि ये क्या करेंगे? कंटेंट इतना अजीब है और उसके अंदर वो इतने आराम से शुगर कोट करके कुछ भी बेच देते हैं ना बच्चों को कि आप क्योंकि दुनिया में हमें तो आईडिया नहीं है, इतने ऐसे अजीब गंभीर अजीबो-गरीब मसले हैं इतने कि बंदा समझ ही नहीं आती वो हम लोगों को। तो वो जब मुझे ये समझ आया, जब मैंने देखा, मैंने कहा नहीं ये अब ये और ये गाइडेड चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी इक्वली ज़रूरी है। ये जो हाँ स्कूल है कि साथ आप पेरेंट्स को बिठाएँ, ये बहुत अच्छी बात है और स्पेशली बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होता है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि उसकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो 100 टाइम नहीं बल्कि 400 टाइम्स इंक्रीज़ कर देती है और वो बिल्कुल सही बात है। 4 टास्क होते हैं वो करना शुरू में बच्चे के लिए थोड़ा-सा होता है और उसके बाद वो उसके लिए इतनी कि एक हैबिट बन जाती है कि वो उसमें करने में बोरियत भी फ़ील करता है। तो वो उसके बाद और इतनी वो अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं, पूरा पाथवे देते हैं। जैसे आपने जीईडी का ज़िक्र किया, सर के अपने बेटे हैं सादुल्लाह वाला उन्होंने की है और हाँ, वो जो आपने मुझे बताया अकेडमीज़ वगैरह का वो ठीक है, वो एक कन्वेंशनल तरीका वही है, लेकिन मुझे सर रेहान वाला जो तरीका है ना वो ज़्यादा पसंद है। वो आपने शायद उनकी वीडियो में देखा हो, वो कहते हैं जी कुछ भी ना करो, सिर्फ जीईडी के पास पेपर देना शुरू कर दो। पास पेपर देई जाओ, 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 जी कितनी दफ़ा दोगे? 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, जब आपको लगे हाँ, मेरे सारे ठीक होने लगे हैं, क्योंकि वो पास पेपर्स के अंदर ना वहाँ पे ही ऊपर बताता है कि ये सही गलत क्यों है। रीज़निंग भी देता है। तो आप वो बुक पढ़ के खोलने से ना बच्चे भागते हैं, लेकिन वो पेपर करने के लिए वो पढ़ उस क्वेश्चन तक ही आता पढ़ेंगे ना वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही सिलेबस में आता रहेगा। तो वो जब वो पढ़ना शुरू करते हैं, वो एक टाइम आता है कि वो जो क्वेश्चन्स होते हैं वो उसमें से गुज़रना शुरू करते हैं। आपको सिर्फ़ उसको पास करना है, आपका कोई मकसद नहीं है कि उसमें आपने टॉप करना है या कोई आपने बहुत तीर मारना है। आप उसे पास करके यू आर गुड टू गो, वेरी गुड। आप अपने पेपर लें, क्योंकि आपको वो पेपर सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया के लिए चाहिए ना कि हाँ भाई ठीक है, मैं एक पढ़ा-लिखा बंदा हूँ और बस और कुछ नहीं है। और जहाँ पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में वो मैट्रिक आपको इतना पता है, वो काउंट इतना करता है कि वो आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में भी जाएँगे ना, तो आपसे कहेंगे जी मैट्रिक की डिग्री दो। आपसे कहते हैं मैं ग्रेजुएट करके आया हूँ, भई ये मेरी डिग्री है। ज़ाहिर-सी बात है ग्रेजुएट तभी किया जब मैट्रिक किया होगा। वो कहेगा नहीं, मैट्रिक की डिग्री दोगे तो मैं आपको एडमिशन दूँगा या सरकारी नौकरी दूँगा, वरना मैं आपको नहीं कुछ भी दूँगा। मैट्रिक की डिग्री को इतना ज़्यादा उन्होंने हवा बनाया होता है। आई होप ये आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें चेंज होंगी या जो भी होगा। लेकिन इन बच्चों के लिए जैसे सर कहते हैं कि वो कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि वो हम इनको सर रेहानी कोट करते हैं कि हम इनको किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम चीज़ के लिए नहीं तैयार कर रहे, हम फ्यूचर में फलाँ चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी की तैयार नहीं कर रहे हैं। हम इनको फ्यूचर से के लिए तैयार कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को फेस कर सकें। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ हो, इनको में हम वी आर दे आर लर्निंग हाउ टू लर्न एक्चुअली। तो वो सबसे मज़े की बात है कि वो किसी भी चीज़ के लिए ना रेडी हैं कि अगर इसको कैसे अडैप्ट कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं और वो उनको सीखना आता है इन बच्चों को, जो कि बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है। तो सब इसको मेरी तो अपील है, प्लीज़ चाहे आप स्टार्ट में हाइब्रिड मॉडल में स्टार्ट करें, आपकी अगर उसमें कम्फर्ट है आप करें, आप उसे गौर से देखें, समझें, अगर वो आपको समझ यकीनन वो आएगा और आप उसको दूसरी में स्विच करें तो आप उसको उसको परमानेंट में कर लें। और जैसे स्कूल गाइड कर रहा है ना, सिर्फ़ ये टास्क की हद तक नहीं, टास्क एक सिर्फ एक बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल आइस ब्रेकिंग एक बिल्कुल छोटी-सी चीज़ है। एक कंप्यूटर से दोस्ती है वो टास्क। एक्चुअली तो वो टास्क कह रहे हैं, समझे एक झांसा है वो। वो आहिस्ता-आहिस्ता काम आगे शुरू होता है। तो वो उसके बाद आपके बच्चे को लेके साथ चलते हैं। ये छोटी एक आसान ये थोड़ी ये अल्लाह ताला की मेहरबानी के कोई ऐसे लोग मिले हैं जो पूरा गाइडेड पाथ दे रहे हैं और एक इंटर्नशिप और क्या नहीं, मतलब कुछ चीज़ें हमें पता है, कुछ हमें नहीं। और वो सर की अगर वीडियो देखें तो वो एंटलर वगैरह तक की बातें करते हैं, जो बंदे के ऊपर से ऐसे गुजर जाती है कि बंदा कहता है यार ये बंदा कौन सी दुनिया की बातें कर रहा है, मतलब मैं कहाँ बैठा हूँ। तो वो बाकी, लेकिन वो है, वो दुनिया है। तो वो बंदा समझता है, सुनता है, तो बंदे को समझ आनी शुरू होती है कि हम क्यों इस डब्बे में बंद रहे हैं। वही जैसे सर वाली बात है, खामखा वाली गरीब, जब वो बंदे को समझ आ जाए कि बंदा कहता है वाकई यार वो खामखा के गरीब है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और फिर सब आराम से बैठे हुए हैं। तो अल्लाह करे हम जो सर रेहान हम सब बच्चों के लिए ख्वाब देखते हैं और खामखा के गरीब पाकिस्तान के लिए जो देखते हैं, तो अल्लाह अल्लाह ताला इस तरह के सब पाकिस्तानियों के लिए करे कि वो डिपेंडेंट हो जाएँ खुद अपने ऊपर और अच्छे हो जाएँ फाइनेंशियल, तो ऑटोमैटिकली सारा सिस्टम खुद ही चेंज हो जाएगा। तो अब मेरी तो सबसे यही अपील है। बाकी आसानियाँ बाँटें, जैसे शौक़ में सब कहते हैं, अल्लाह ताला आपके सबके लिए आसानियाँ करे। थैंक यू सो मच।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। और मैं इसमें बस छोटी-सी बात ये ऐड करना चाहूँगा कि एक्चुअली बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं इस वक़्त, चूँकि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ और ऑफ़ कोर्स बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं आपकी कोई ऐसी बात जो उन तक पहुँचती है, उससे अगर उसको फ़ायदा हो तो ये भी एक सदका जारिया होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे माशरे में जो कि कुरान हिफ़्ज़ कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से उनकी एकेडमिक जो है वो रह जाती है। सही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो उस बच्चे को दोबारा से 8 के या 7 के पेपर दिलवाते हैं, 7th में एडमिशन करवाते हैं और बच्चा समहाउ कहीं न कहीं 16 साल तक का भी पहुँच जाता है और वो कुरान फिनिश नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स एक बहुत मुश्किल काम है कुरान को मेमोराइज़ करना और बेतहाशा बच्चे तो ऐसे होते हैं जो आधे में छोड़ के चले जाते हैं। बहुत कम खुशनसीब होते हैं जो इसको कंप्लीट करते हैं। तो वहाँ पे लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते। वो बच्चा जो कि 16 साल का है, वो दोबारा 7th में एडमिशन लेता है और क्लास में बुली होता है। फिर वो 8 के पेपर देता है, फिर उसका दिल नहीं चाहता, या तो वो तालीम से पीछे हट जाता है या फिर वो 9 मैट्रिक के पेपर देता है जैसे-तैसे करके और वो पास होता है। और 9 मैट्रिक हम सबको पता है कि क्या पेपर होते हैं और कैसे वो पास होता है। फिर वो उससे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर करना होता है। तो उसकी ज़िंदगी का जो है ना 18-19 साल ज़ाया हो जाता है। उसके बाद फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में आता है, ये सारी चीज़ें करता है। तो यहाँ पे जो मेरी अपनी रिसर्च हुई है अभी तक, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ कि 16 ईयर मैक्सिमम एज है, 16 ईयर और 17 ईयर जीडी का पेपर क्लियर करने के लिए। और वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा वो पैसे चार्ज नहीं कर रहे, तो जो वो खुद भी सर्च कर सकते हैं, तो वो आपको सारी ई-बुक्स दे रहे हैं। मतलब वो टोटल जो 4 पेपर है ना, अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे कि जी जीडी कर लो, जीडी कर लो, लेकिन हमारे पास शायद जिन्होंने किया हुआ है उनको तो सारी नॉलेज होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ तो उनके पास उस तरह से नॉलेज नहीं है। तो इंस्टीट्यूट वाले आपको प्रॉपर चारों पेपर्स की ई बुक दे रहे हैं कि भाई आपने इन बुक्स की प्रिपरेशन करनी है। फिर वो डेली बेसिस पे आपकी क्लास हो रही होती है, आपकी प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं, फिर वो आपको एग्जाम दिलवा रहे होते हैं, फिर आपको सेंटर का बताते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो वो तमाम बच्चे जो किसी वजह से स्टक हैं और वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सके, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, ऑफ कोर्स रेहान साहब के लिए मेरी बहुत दिल से दुआएं, क्योंकि जो उनका जो विजन है, आप यकीन करें उनके साथ मैं शुरू से डे फर्स्ट जब मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी थी और मैं बड़ा कनेक्ट हो गया था। तो हमेशा जो वो बात कह रहे होते हैं ना समहाउ मैं 100% पहले से उस पे कन्विंस होता हूँ। मैं कहता हूँ यार इन्होंने तो बिल्कुल वो बात कह दी जो मैं सोचता था। और होता भी यही है कि आपको आप जैसे लोग मिल जाते हैं और उनसे आप कनेक्ट कर जाते हैं और फिर वो एक छोटा-सा मतलब कहना चाहिए कि 2 4 6 लोगों से एक चीज़ शुरू होती है और वो बड़ा काफ़िला बनता चला जाता है। तो ये हॉरिज़न जो है वो दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है माशाल्लाह से। अभी इस वक़्त जिस तरह से पाकिस्तान में 3-4 कैंपस हैं, पाकिस्तान से बाहर खोलने का प्लान कर रहे हैं, ऑनलाइन एकेडमीज़ हैं, तो उनका यही विज़न है कि पूरी दुनिया में हम इस प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फ़ायदा पहुँचाएँ। तो ऑफ़ कोर्स मेरी दुआएँ हैं कि अल्लाह मियाँ उनको इस विज़न में कामयाब करे और हम सब भी जितना ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, वो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इन दो कि मैं खुद भी नहीं कर पाता, आप यकीन करें। समहाउ कभी-कभी कैसा होता है कि वो बड़ी मेरी कोशिश होती है, मैं जोश के साथ आता हूँ, मैं कहता हूँ, "नहीं यार, कल से जो है ना मैंने 100% देना है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है।" लेकिन वो बस पता है आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम नहीं कर पाते। लेकिन हमें टाइम निकालना पड़ेगा। हमें अपनी यूथ के लिए, हमें अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा और उनकी बेहतरी के लिए हमें चाहिए कि हम इस पे जो है वो अमल करें, चीज़ें सीखें और बच्चों को सिखाएँ। तो बहरहाल इस इंटरव्यू को यहीं पे एंड करते हैं और मैं तमाम पेरेंट्स से ये गुज़ारिश करूँगा कि अपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम दें, क्योंकि वो आपका सरमाया है। वो आप हमारी नई जनरेशन ही हमारा मुस्तकबिल बदल सकती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसी और ने नहीं बदलना, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं बदलना, किसी मजहबी जमात ने नहीं बदलना। सिर्फ और सिर्फ हमारी नई जनरेशन ने बदलना है और वो उस वक्त बदलना है जब वो बाशऊर होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी, वो फाइनेंशियली स्टेबल होगी। तो ऑटोमेटिकली किसी भी मुल्क के हालात बदले जा सकते हैं। तो इजाजत दें यहाँ पे, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी और बहुत अच्छे पेरेंट्स के साथ और फिर उससे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। आप अस्सलाम वालेकुम।